नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बिहार के दौरे पर हूं, बिहार यात्रा पर हूं और लोगों का इस चुनाव में 2025 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, इसलिए मैं इस यात्रा पर हूं और मैं लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूं कि इस बार रुझान किसकी ओर है। तो मेरे साथ हैं ये 4 शिक्षक और हम जानना चाहेंगे कि ये लोग इस बार किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आप अपने बारे में बताएं पहले। जी, मेरा नाम सुभाष कुमार है और मैं पेशे से शिक्षक हूं। और इस बार बिहार की राजनीति जो कि नवंबर में चुनाव होना है, तो इस राजनीति में मैं उभरता हुआ सितारा के रूप में प्रशांत किशोर को देख रहा हूं। इस प्रशांत किशोर को वोट देने की एक वजह नहीं, 3 वजह मैं आपको आज गिनाऊंगा। पहली वजह है बेरोजगारी। बेरोजगारी बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है और उससे भी ज़्यादा दर्द देने वाला जो मुद्दा है वो है पलायन। बिहारी शब्द को ही गाली बना दिया गया है, जो बाहर जाने पर बच्चों को दिक्कतें होती है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरा मेरा जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी दूर करने का। बेरोजगारी यानी रोजगार किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, रोजगार का अवसर प्रदान होना चाहिए। और तीसरा मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी जो चल रहा है बीपीएससी मुद्दा, ये पेपर सेटिंग, माफिया, दलाल और ये रंगबाजी, ये सब रुकनी चाहिए और सरकार को निष्पक्ष होकर के बीपीएससी में स्थानीय लोगों को, यानी डोमिसाइल का मुद्दा अभी बहुत गर्म हुआ है बिहार में। तो बिहार सरकार थोड़ा बहुत उसमें मलाई लगाने का काम की है, लेकिन उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। आपको क्यों उम्मीद है कि प्रशांत किशोर इन सारे मुद्दों पर खरे उतरेंगे? आपको कैसे लगता है कि बेरोजगारी हटाने में प्रशांत किशोर सफल रहेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाने में प्रशांत किशोर सफल? देखिए सर, ये मुद्दा ये है कि अब एकाएक तो हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बिहार में पिछले 20-25 साल से ठगा हुआ महसूस करते हैं तो 5 साल और सही, लेकिन एक नया चेहरा आएगा। और जैसा कि एक आंकड़ा में बताया गया है कि बिहार में आज तक 1250 परिवार के लोग ही मंत्री और विधायक बने हैं, तो कम से कम इस आशा पे भी मैं जनसुराज को सपोर्ट कर रहा हूं कि कुछ 243 नए चेहरे तो उम्मीदवार बनेंगे, जीते और हारे ये बात की बात। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम आलोक कुमार हुआ, मैं पेशे से शिक्षक हूं और मैं इस बार इस विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी के साथ हूं और उनके साथ हूं। उनका जो सोच है, जनसुराज का अर्थ ही होता है अच्छा शासन। उनका जो मेन मोटो है कि किसी पार्टी विशेष का या दल का शासन न होकर जनता का शासन। अच्छा, आज तक आप किसके वोटर रहे हैं? आज तक मैंने आरजेडी का वोटर रहा हूँ और लेकिन आरजेडी की उनकी कामों से अब मैं तंग आ चुका हूँ और अच्छे उनके गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये चरम सीमा पर चली गई थी और शिक्षा के क्षेत्र में उतना विकास नहीं हुआ उनके। लेकिन अभी जितने भी रिपोर्ट आए हैं जी, उसमें तेजस्वी का नाम सबसे आगे आ रहा है आने वाले सीएम के रूप में। 2025 में चीफ मिनिस्टर के रूप में तेजस्वी का नाम, जितने भी रुझान आ रहे हैं, जितने भी सर्वेज हुए हैं, उसमें तेजस्वी का नाम आगे आ रहा है। फिर भी आप तेजस्वी को छोड़कर प्रशांत किशोर को पर विश्वास करेंगे इस बार? नहीं, इससे पहले भी उनको मौका दिया गया था, लेकिन मौका दिया गया था उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उतना विकास नहीं किए और न ही बेरोजगारों को रोजगार देने में सक्षम हो पाए। और बहुत ऐसे वित्तरहित शिक्षकों हैं, उनकी दयनीय स्थिति हो चुकी है और वे भूख मरने के कगार पे हैं। उन लोगों की अवहेलना की गई, उनके साथ बहुत बुरा, मतलब उनके साथ अच्छा काम नहीं किया गया। उन्हें अभी भी उनके बच्चे बेरोजगार होकर और अच्छा उनके पास आर्थिक अभाव के कारण बच्चे भटक रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने, जब वो डिप्टी सीएम थे, तो वो उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी। इसमें कितनी सच्चाई? आप लोग भी बीपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं, राइट? जी, मैं खुद एक बीपीएससी एस्पिरेंट रहा हूं, तो मैं इस दर्द को जानता हूं और मेरे अलावा इस दर्द को कोई और महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि बराबर सरकार नीतियां लाती है और नीतियां में कहीं ना कहीं खोट निकलता है। जैसा कि मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि मेरे एक कलीग्स हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनका रिजल्ट टीआरई 1 में हुआ, टीआरई 2 में हुआ, टीआरई 3 में हुआ। यानी एक अपने लोकल में कहावत है कि एक मुर्गी को 3 बार हलाल किया गया और उस चीज को तेजस्वी यादव 3 गुना करके बता रहे हैं कि मतलब बिहार में 5 लाख हमने रोजगार दिया। लेकिन धरातल पर अगर सच्चाई आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि 60 से 70 हजार लोगों को ही रोजगार मिल पाया है शिक्षा में, बीपीएससी टीचर में। आपका शुभ नाम आपने बताया? मेरा नाम सुभाष कुमार है और मैं एक पेशे से एक शिक्षक हूं और बीपीएससी के टीचर के लिए अभ्यर्थी भी रहा हूं। और आपका नाम हुआ? मेरा नाम आलोक कुमार, मैं पेशे से शिक्षक हूं और बीपीएससी 4 का अभ्यर्थी भी हूं। जी, आपका शुभ नाम? मैं रूबी शुक्ला धोई से हूँ, धोई गाँव से हूँ। मैं ये इस बार मैडम आप किसको वोट देना चाहेंगे? इस बार मैं नीतीश कुमार को छोड़ना चाहूँगी। इस बार तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि अभी जो प्रशांत जी अभी इतना अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनका जो कहना है कि मैं शिक्षा में बदलाव लाना चाहता हूँ। किसी भी देश का रीढ़ जो होता है शिक्षा ही होता है और ये बात सही है कि बिहार का शिक्षा बहुत पीछे है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं प्रशांत जी को ही वोट दूंगी और मैं सभी जनताओं से यही आग्रह करूँगी कि वो प्रशांत जी को ही वोट दें। क्योंकि प्रशांत किशोर महिला सशक्तिकरण पर भी बहुत बात करते हैं, ये आप लोगों का इस पे क्या कहना है? मेरा कहना है कि वो जरूर ही कुछ करेंगे, क्योंकि उनके बोली से, उनके चेहरा से ही ये समझ में आता है कि वो आगे कुछ करने वाले हैं और बोली से ही फीलिंग होता है कि ये बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे। इसलिए महिला आपको विश्वास है प्रशांत किशोर जितने भी वादे कर रहे हैं, आपको उस पर विश्वास है? सर। जी सर, आपका क्या नाम हुआ? जयकांत कुमार शर्मा हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में एक टीचर हूँ। जी सर। अच्छा, इस बार 2025 में चुनाव है और बहुत ही
बड़े मतलब लगभग 30-35 साल से एनडीए और यूपीए की सरकार, कभी आरजेडी की सरकार रही, अभी जेडीयू और बीजेपी की अलायंस सर। सरकार हाँ है। जी इस सर। बार आप लोग क्या किसको देख रहे हैं? हम नए लोग इस चीफ बार ये मिनिस्टर देख के रूप रहे हैं सर, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि इस बार बिहार में प्रशांत किशोर जी को लेकर बहुत ही चर्चे में है बिहार में, जो एक तरह से उभर के आए हैं, अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन ठीक है ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, विकसित करेंगे, ये करेंगे, लेकिन एक बात सही है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टी भी हैं जो काम किए हैं, जैसे मान लिया जाए जो जदयू दल का नेता हो गए श्री नीतीश कुमार सर जो हैं, वो बहुत सारे काम किए हैं। उसका एक योजना निकाल के आए थे 7 निश्चय योजना, जिसमें 7 निश्चय योजना में लगभग सभी काम समटा जाते हैं। जैसे पेयजल का काम किए हैं, जो कि गाँव में जाकर उसको जिसको पानी पीने का ये नहीं है उसको पानी पहुँचाना, बिजली लेकिन पहुँचाना। ये धरातल पर कितना सार्थक सिद्ध हुआ? क्या नल जल, घर घर नल का जल, ये स्कीम जो था सरकार की तरफ ठीक से, है, वो 100% नहीं कर पाए हैं तो उसका गलती सरकार थोड़ी है, उसका गलती समाज को भी है ना, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बल नहीं देते हैं। वो योजना सिर्फ पारित करते हैं, लेकिन समाज को भी ध्यान देना चाहिए कि ये सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो निगरानी करना मेरा भी काम है। अच्छा, जी आप सर। कह रहे हैं कि समाज में लोगों ने भी उसके साथ तोड़फोड़ किया, या फिर नल जल जो रहा उस पर ध्यान नहीं दिए, उस पर ध्यान नहीं क्या ध्यान नहीं दिया? जैसे ध्यान कैसे नहीं दिए, जैसे काम का मैंने काम करते समय जो वार्ड मेंबर जो काम करवाए, यानी कि किसी वार्ड में, उसमें ध्यान देना चाहिए कि वार्ड मेंबर जो काम करवाए सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपना मन से कुछ काम करके चले। ये तो काम सरकार का, प्रशासन का है, ये काम तो ठीक है, जागरूकता के रूप में अच्छी बात है कि लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन ये तो सरकार का काम है कि आपने जो योजना पारित किया है उसको आप धरातल पर उतारिए और सार्थक बनाइए। ये तो सरकार का काम है। सरकार का काम है, लेकिन मेरा भी धरोहर है ना। सरकार का काम मतलब क्या हुआ, एक जनता का धरोहर है, वो उस पर ध्यान देना मेरा कर्तव्य है। इस बात पे तो मैं भी मानता हूँ कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी बिहार में या भारत में, फंडामेंटल राइट पे हम बहुत चर्चा करते हैं कि ये मेरा हक है, लेकिन ये मेरी जिम्मेवारी है, इस पर हम लोग बहुत कम बात करते हैं, जबकि हमारा संविधान दोनों पर आपकी जिम्मेदारी कहता है कि आप जितना हक बताते हैं कि फंडामेंटल राइट है, मेरा अधिकार है किसी चीज़ पर, उसी तरह साथ ही साथ आपको अपना फंडामेंटल ड्यूटी, आपको किस तरह से जिम्मेवारी लेना चाहिए सरकारी सामानों का, सरकारी चीज़ों का, वहाँ भी आपकी जिम्मेवारी बनती है। जी सुभाष सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार देश का बहुत ही पिछड़ा राज्य आज से नहीं बहुत ही लंबे समय तक रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन लाने की कोशिश आज तक नहीं की जा सकी है। मैं इसके लिए प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो जिस भी डाटा पे बात करते हैं उस डाटा को धरातल पर उतारने में वो सक्षम हैं। तेजस्वी ज़्यादा बोलते हैं कि हम हर एक महिला को 2500 रुपया दे देंगे, ये हास्यास्पद लगता है, सुनने में हंसने में अच्छा लगता है कि 5 करोड़ महिलाएं हैं बिहार में, अगर 2,500 रुपया उनको पर मंथ दिया जाए तो बिहार के सरकार के पास उतना खजाना भी नहीं है। तो हमारा जो लीडर हो, जो हमको लीड करे, वो अगर पढ़ा लिखा ना हो, वो अगर समझदार ना हो, वो अगर जानकार नहीं हो, तो वो इस बिहार की दुर्गति और नीचे चली जाएगी। जी जी जी। जैसे देखा जाए, अगर अभी हम प्रशांत किशोर सर अब आ रहे हैं, लेकिन बिहार का जो देखा जाए स्थिति, अभी जो इस लेवल पर आके जो छोड़ दिए हैं इन लोगों को, अभी उनको चलाने के लिए उसको अभी क्या कहते हैं आसान होगा, लेकिन जिस समय जो बिहार का स्थिति था 15-20 साल पहले, उससे भी पीछा, अगर उस समय में वो भी रहते, जो अभी कार्य हुआ है हमको लग रहा है तो ऐसे ही काम वो भी करते हैं। अभी जिस लेवल बिहार का आगे छोड़ दिए हैं, एक तरह से अच्छा करके छोड़ रहे हैं, अगर कोई उसके बाद अगर आते हैं चलाने के लिए तो हमको लग रहा है कि आप इस बार वोट किसको देंगे? हम इस बार लेकिन वोट नहीं देंगे तो हम प्रशांत किशोर तक ही माने जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ न्यू पार्टी आता है और वो मौका देना चाहिए ताकि और अच्छे ढंग से, मतलब आप वोट देंगे प्रशांत किशोर को ही, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भी अच्छा काम किया? अच्छे काम किया। हाँ सर, जैसा कि मेरे साथी बता रहे थे कि नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा आकर के बिहार को आमूलचूल परिवर्तन किया। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन हर एक दवा का भी एक्सपायरी डेट होता है। तो नीतीश कुमार जैसा कि लग रहा है कि थके हारे मुख्यमंत्री हैं, कहीं राष्ट्रगान हो रहा है वो ऐसे ऐसे खुजा रहे हैं, मतलब उनको लग ही नहीं रहा है कि बिहार की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। उनको कोई बोल दिया कि जो है चंद्रयान 2 चला गया चंद्रमा पे, बोलता है चंद्रयान 2 क्या होता है, वो उसके बगल के अधिकारी बोले कि सर वो मिसाइल के बारे में बात। अच्छा। तो मेरा कहना यह है कि बिहार की राजनीति में अभी की जो समस्या है, प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरे बिहार को पलट के रख देंगे, वो ये देख रहे हैं कि आखिर आम लोगों की समस्या क्या है, आम जन की मुसीबतें क्या है, इसमें समाजवाद की जगह है। लालू जी के काम की सराहना होनी चाहिए, नीतीश कुमार के काम की सराहना होनी चाहिए, लेकिन आज जो बिहार का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचारी का मुद्दा और पेपर लीक और धांधली सेटिंग का मुद्दा। अच्छा, एक बात बताइए, लालू जी का कहा जाता है कि लालू जी ने सामाजिक न्याय में बड़ा काम किया, इससे आप कितना रजामंदी रखते हैं? नहीं, सामाजिक न्याय में तो काम नहीं किया सर, लेकिन वो रेलवे में जब तक रेलवे सेवा में रहे, रेलवे में उन्होंने हर साल 1 रुपये घटा के और मुनाफा दिया, रेलवे को मुनाफा दिया। उनको जब मीडिया ने पूछा कि आपने हर साल रुपया घटाया फिर मुनाफा में कैसे रहे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जितने भी जंग लग रहे थे लोहा समय, उसका जो पार्ट्स था मैंने उसको सेल करके सरकार को मुनाफा में दिया। तो ये काम आपको लालू जी के समय का अच्छा उनका रेलवे का कार्यकाल अच्छा रहा। एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बताइए लालू यादव का, और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बताइए नीतीश कुमार। देखिए सर, बिहार की राजनीति में अगर मैं कहूं तो बिहार की राजनीति का मैकियावेली कह लीजिए, बिहार की राजनीति का चाणक्य कह लीजिए, लालू जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति आज भी लालू जी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। कुछ धुरी राजनीति की धुरी अगर वो माने तो हम लालू प्रसाद यादव को मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने समाज को आवाज दी, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन समाज को उन्होंने आवाज दिया उनको शिक्षा नहीं दी, ताकि अगर उनके
उनके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो वो हमसे अधिकार मांगेंगे। और जिस वो MOI समीकरण की बात करते हैं, अगर लालू यादव ने किसी भी जाति को और किसी भी समुदाय को अगर ठगा है तो उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम और यादव ठगे गए हैं। ओके, और नीतीश कुमार का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बताइए। उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये रहा कि शिक्षा जगत में देखिए कि जो बच्चे अगर मान लीजिए मान गरीब परिवार से आते हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जो हैं वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेके जो है उसका ये हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी के लिए आने वाले भविष्य के लिए उज्ज्वल है। ये अच्छा, आप किस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग? हम गौरव विधानसभा क्षेत्र 79 से हम लोग आते हैं। और ये जो सोच है कि आप भले इस बार वोट देना चाहते हैं प्रशांत किशोर को, आपके क्षेत्र में भी ये भाव चल रहा है या फिर ये आपका निजी भाव है? कैसा माहौल कैसा है? ये मेरा अपना पर्सनल है कि ऐसे माहौल क्या है, युवाओं में क्या माहौल है? युवाओं तो मालूम ये है कि प्रशांत किशोर मैंने सरकार ही तरफ सब है युवाओं में खास करके। और बाकी जानबे करते हैं कि गांव घर का ये क्या रहता है, समाज का कुछ इधर रहते हैं कुछ उधर रहते हैं, हम तो सबको नहीं समझा सकते हैं, लेकिन जो समझना तो उसी को हम समझा पाते हैं। एक मौका महिला को भी मिलना चाहिए। आप मैडम, जात पात के बिना पे जो राजनीति बिहार में बहुत बड़े दिनों से चलती आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है कि जात पात पर राजनीति होनी चाहिए, जात पात पर वोट पड़ना चाहिए या विकास पर वोट? नहीं, बिल्कुल नहीं, जातीयता पे तो बिल्कुल ही नहीं वोट होना चाहिए। अगर कोई जनता मेरा शिक्षित है अगर, तो वो कभी भी जात देकर के वोट देगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपका पर्सनल अगर आपको विकास करना है तो आप शिक्षा को ही देखिएगा। शिक्षा के बिना तो मनुष्य अधूरा है। और जैसे कि अभी प्रशांत जी बोल रहे हैं सिर्फ कि हम पलायन बंद कर देंगे यहाँ के जनता का, यहाँ का जनता को शिक्षा देंगे। और जो सही बात है कि गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है। भले ही गवर्नमेंट स्कूल को इतना बता दिया गया है कि टीचर जो है BPSC निकालेंगे फिर आएंगे BPSC, लेकिन अभी भी मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि मैं सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का इतना दूंगा कि मैं वो सारे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके। इस बात को लेकर के मैं बेहद खुश हूँ कि गरीब के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकेंगे और उसका लुत्फ उठा पाएंगे। और रियल में कि अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। एक बात जरूर ये देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर जो पिछले 3 सालों से जो उन्होंने पदयात्रा की और एक मैसेज जो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास था, वो हम देख रहे हैं कि लोगों तो हर इंसान उनके मुद्दों पर ही बात कर रहा है। जो बात वो कहते हैं वो सुनने को मिला। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं बता रहा था कि जैसे आपने अभी मेरे साथी बता रहे थे कि अभी विधानसभा के में लहर की बात हो रही थी, तो सर मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 महीना से किसी भी पार्टी का कोई बहुत बड़ा समारोह या सभा मैंने अभी तक नहीं देखा, सिवाय जनसुराज और प्रशांत किशोर के। क्योंकि आप किस विधानसभा क्षेत्र? हम गोराबुरान 79 विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अच्छा। और अभी कौन है वहाँ के सिटिंग? अभी हम लोग का MLA है स्वर्णा सिंह, जदयू बीजेपी के स्वर्णा सिंह, बीजेपी और जदयू अलायंस में। तो मेरा यह कहना है कि उन्हें पता है, जो यहाँ के जो घटक दल है जो आज तक लार्जेस्ट पार्टी होने की दावा करती है, उन्हें पता है कि तेजस्वी यादव आएंगे किसी एक यादव के गढ़ में घुस के और मुरेठा बांध के मुरेठा उठाएंगे, ऐसे 4 बार घुमा देंगे, सारे वोटर उनका हो जाएगा। उनको पता है हमको मेहनत करना ही नहीं है, हमको धरातल पे काम करना ही नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ये रग रग जानती है कि जनता को क्या चाहिए, जनता किस ओर आकर्षित होंगी और जनता की स्थानीय मुद्दे क्या है। आज सर मैं आपको, मुझे जो जानकारी है, आप अपने दरभंगा जिला में 86 जो 4 चक्का व्हीकल्स है, 4 व्हीलर व्हीकल्स 86 गाड़ी घूम रही है पूरे दरभंगा जिला में प्रशांत किशोर की, जो जैसा मुझे जानकारी मिली लोगों से। और वो घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, वार्ड जाकर के वो सारी समस्याओं को सुन रहे हैं। बट एक बात ये भी है, एक सवाल उठ रहा है कि प्रशांत किशोर इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं, जब वो ब्लैक मनी पर और गलत तरीके से कमाए हुए धन पर उन्होंने हमेशा सवाल उठाया है, तो फिर खुद वो इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं? जी। तो मेरा इसमें क्या ये सवाल आप लोग के मन में भी उठा है? सर, कभी हम लोग जब शुरू में प्रशांत किशोर जी आए तो हम लोग के मन में भी ये सवाल आया कि आखिर कहीं ना कहीं ये भी उनका भी पैसा 2 नंबर का हो सकता है। लेकिन जब राजनीति में हम लोग ज़्यादा दिन तक समझे, जब लोग हमने इनको जाना पहचाना, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब हमने जो जीवन में कमाया, हमने कभी किसी से रिटर्निंग में कुछ लिया नहीं। हम इसी आशा पे जिए कि अभी हम उनको मेरी जरूरत है तो हमने मोदी को जिताया, मेरी जरूरत ममता बनर्जी को हुआ तो हम उसको जिताए, MK स्टालिन को जिताए, अरविंद केजरीवाल को बनाए। अब सबको मिला करके अब मुझे जरूरत है, मैं एक अच्छा प्रयास करने जा रहा हूँ, तो वो लोग को लग रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ अच्छा करने जा रहे हैं बिहार में, तो सभी मिलकर हमें मदद। अच्छा, ये भाव, चलिए आप शिक्षित युवा हैं, आप शिक्षक हैं, आप BPSC के एस्पिरेंट भी हैं, तो शिक्षित युवाओं में तो चलिए ये हवा है, प्रशांत किशोर की बात समझ रहे हैं, बट आपके क्षेत्र में जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षित नहीं है, शिक्षा की कमी है, उनके बीच में क्या भाव है और वो प्रशांत किशोर से क्या उम्मीद कर रहे हैं? तो प्रशांत किशोर जी खुद ही जब सभा में जाते हैं तो वो उनका 20 से 25 मिनट का सभा होता है। वो लोगों को यही समझाने बुझाने जाते हैं कि हम किस बैकग्राउंड से आए, हम कैसे पढ़ाई किए, हम कैसे अपने बुद्धि के बल पे सरस्वती का अर्जन किए, और जब सरस्वती आई तो हमारे पास धन अपने आप आई और हमने पैसा कमाया। इसी प्रकार आप भी अपने बच्चे को पढ़ाओ, आप नहीं पढ़ाने में सक्षम नहीं है तो हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, उसका फी देंगे और आपके बच्चे भी पढ़ के अगला प्रशांत किशोर बनेंगे और बिहार की राजनीति में बदलाव लाएंगे। तो इस बार आप लोगों को क्या लगता है कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर वोटिंग होगा? क्या वोटिंग पैटर्न क्या रहेगा? इस मुद्दे पे भी मैं बोलना चाह रहा था कि जैसे एक बार आलोक जी को मौका दिया। हाँ सर, इस बार जात पात से ऊपर उठ के लोग वोट देंगे और जितने भी युवा हो या पढ़े लिखे लोग हो, सब प्रशांत किशोर जी के साथ है। ओके,
और ये चीज़ आप किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? मैं सर 32 बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से हूँ। हमारे विधायक विनोद नारायण झा हैं, बीजेपी से। बीजेपी से। बीजेपी से। लेकिन आज तक कभी क्षेत्र में घूम देखने नहीं आए। अभी जल समस्या हुआ था, प्रत्येक घर में चापाकल सूख गया था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी आके वो देखते, जनता का हाल भी पूछते। हम लोगों ने अपना चंदा इकट्ठा करके इधर उधर करके चापाकल की मतलब पानी मतलब फॉर ग्रांटेड ले लिया जा चुका है कि भाई लेकिन आज तक वोटिंग के समय आए, वोटिंग के समय आए, वोट लें और चलें। मैडम आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा हुआ? सदर। और आपके विधायक कौन है? ललित यादव। इस बार जात पात से ऊपर उठकर वोट होगा? यस सर। जी सुभाष जी, आप हाँ सर, हम ये एक और बात बोलना चाह रहे थे कि जैसे अभी आपने बताया कि आपको कैसा रुझान लग रहा है, लोग कैसे आएंगे, कैसे प्रशांत किशोर को वोट करेंगे। तो देखिए सर, आज 2-3 विधानसभा चुनाव इसमें मेरा एक और सवाल मैं जोड़ना चाहता हूँ कि यादव मुस्लिम को और अभी मुकेश सहनी भी चूंकि जुड़े हुए हैं, वीआईपी पार्टी इस महागठबंधन का एक हिस्सा है, घटक दल है, तो मलाह का भी वोट कहा जा रहा है कि इस बार महागठबंधन को पड़ेगा। तो यादव मुस्लिम मलाह और अति पिछड़ा वर्ग को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार विकास, शिक्षा, रोजगार ये मुद्दा रहेगा या फिर से जाति इन सब मुद्दों पर भारी पड़ेगी? जी, तो मेरा इस पर यह कहना है सर कि नीतीश कुमार के पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव से ऐसा बिहार में बोला जा रहा है कि इस बार नीतीश गए, इस बार जदयू विलय हो गया, जदयू समाप्त हो गया। फिर पता चलता है कि जदयू सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ जाती है पिछला विधानसभा को अगर हम छोड़ दें तो एक साइलेंट वोटर होता है सर, समाज में एक साइलेंट वोटर होता है। वो आरजेडी के डर से बोलेगा नहीं कि हम आपके विरोध में वोट देंगे, लेकिन वो वोट देगा। तो यही हाल है इस बार एमवाई समीकरण में। एमवाई समीकरण में मुस्लिम को तो आप इस बार भूल जाइए, मुस्लिम इस बार पूरी प्रशांत किशोर जी के हाथ थामे हुए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर उनको समझाने में बिल्कुल सक्षम है। और रही बात यादव की, तो यादव भी लगभग 50% का मामला रहेगा। 50%? यस सर, 50-50 का मामला रहेगा। और रहा बात मुकेश सहनी का, जो मैं गोराबराम विधानसभा क्षेत्र से आता हूं और वहीं से मुकेश सहनी के भाई चुनाव लड़ेंगे। क्या गोराबराम विधानसभा में सब लोग ये बात नहीं जानते कि मुकेश सहनी का भाई है, योग्य आदमी है उस गोराबराम विधानसभा में? उनको 10 से 5,000 वोट लाना भी सर मुश्किल हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पर भी परिवारवाद भारी पड़ेगा? परिवार बिल्कुल भारी पड़ेगा और 10 का 10 सीट इस दोनों महागठबंधन को और गठबंधन को दोनों को गंवानी पड़ेगी। आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे? तो बहुत अच्छा लगा, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि युवाओं में जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बट खास करके शिक्षित युवाओं में हम यह देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर अपनी बात को रखने में, अपनी बात, अपने मैसेज को पहुंचाने में वो सफल रहे हैं। बट आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये प्रयास उनका जो है ये वोट में तब्दील होता है या फिर बस एक बहस के मंच का मुद्दा बनकर रह जाता है। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।